हेलो एवरीवन, हम लोग आज जेपीसी 14th के लिए जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है उसको देखेंगे। ये जेपीसी 14th के पर्पज से वीडियो है और जिसमें मतलब कि इन्वायरमेंट का पोर्शन पेपर 1 के लिए है, तो इसको देख लेते हैं। इसका जितना भी इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है इसका एमसीक्यू को भी देख लेंगे और जो मतलब कि है इसका इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन उसके फंक्शन को भी देख लेंगे। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1972 में आया था। प्रोटेक्शन एक्ट है मतलब इसमें जान लीजिए कि जो वाइल्ड एनिमल, बर्ड, प्लांट का प्रोटेक्शन, नेशनल पार्क सेंचुरीज, पोचिंग कंट्रोल, इस सब के लिए है। तो इसमें जो प्रोटेक्शन एक्ट है मतलब कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेशनल पार्क को भी इसमें इसके थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था ना। फिर वाटर एक्ट आया था 1974 में। देखिए, सीधा एक्ट इम्पोर्टेंट है ना, सीधा पूछ देगा वाटर एक्ट कब आया था, तो 1974। वाटर एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। एक आया था वाटर सेस एक्ट, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। वाटर सेस एक्ट 1977 में आया था। तो जो वाटर पोल्यूशन का लिए जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 का था, उसके थ्रू वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया था। फिर आया था एक एयर एक्ट 1981 में, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, जिसमें एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए लिया गया था इंडस्ट्रियल इमिशन और रेगुलेशन को। इसके बाद देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था। ये एक अम्ब्रेला लॉ था जो बहुत सी चीज़ को कवर करता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, कोस्टल रेगुलेशन को इंक्लूड करता है। बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 में आया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, एसबीबी, बीएमसी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में आया था। एनजीटी 2010, ये जीपीएससी का पीवाईक्यू भी है। एनजीटी का एस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुआ था। जो इन्वायरमेंट केसेस को फास्ट डिस्पोजल करना है, इन्वायरमेंटल जस्टिस चाहिए, इसलिए इन्वायरमेंटल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया था। इसको आप लोग विशेष करके देख लीजिएगा, क्योंकि पहले भी इससे इन्वायरमेंटल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट से क्वेश्चन आ चुका है। अब जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसको देखिए। एक रामसर कन्वेंशन 1971 में आया था। याद रखिएगा कि रामसर कन्वेंशन में इंडिया जो मेंबर बना था ना, 1982 में बना था। रामसर कन्वेंशन आया था वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ 1972 में हुआ था। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में। फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल समिट था, मतलब बहुत से देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उसको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ था इस टाइम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद। और जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड परेशानी है उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आया साइट्स 1973 में, जो कि था इंडेंजर्ड स्पीशीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। कन्वेंशन ऑफ ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखिए दोनों ओजोन लेयर से रिलेटेड था, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है ना। वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना कन्वेंशन जो था 1985 में आया था, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन था। उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आया था, वो भी ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए ही था, जिसमें जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने के लिए। उसके बाद देखिए, रियो अर्थ समिट 1992 में आया था। इसके बाद से तो बहुत चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जैसे सीबीडी का, यूएनएफसीसी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ से जो गोल हुआ वो डेवलप हुआ, एजेंडा 21 था। फिर यूएनएफसीसी 1992 में जो एस्टेब्लिश हुआ वो रियो अर्थ समिट का ही आउटकम था और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया था। यूएनएफसीसी का जो फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होगा। जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो जापान में 1997 में हुआ, रियो अर्थ समिट के 5 साल के बाद, जिसमें डेवलप्ड कंट्री जो है उनके लिए एक बाइंडिंग इमिशन टारगेट रखा गया था, जिसमें बाइंडिंग इमिशन होने के कारण इसके इम्प्लीमेंटेशन में 8 साल लेट गया और 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ। फिर COP 21 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, और ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए रखा गया था ना, 1.5 डिग्री एम था। और उसके बाद किगाली अमेंडमेंट जो हुआ वो 2016 में हुआ। HFC का जो फेज आउट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, उसको और क्लाइमेट चेंज कंट्रोल के लिए था। तो देखिए हम लोग लगभग 15
इन्वायरमेंटल का जो नेशनल और इंटरनेशनल समिट उसको देख लिए है ना। अब इससे रिलेटेड हम लोग MCQ कर लेंगे। अगर अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अपना कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट तैयार करने के लिए। हम लोग यहाँ से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का 20 MCQ को कर लेंगे, ताकि जो भी पढ़े हैं या सीधा यहाँ से 20 क्वेश्चन अगर 5 मिनट में करवा रहे हैं तो इससे और फास्ट क्या करवाएंगे, और टू द पॉइंट करवाते हैं। इधर उधर का बात तो आप जानते हैं कि नहीं करते हैं। 10 से 15 मिनट में मतलब एक मार्क्स बूस्टर सीरीज के रूप में आप लोग लीजिए। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो क्वेश्चन है प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, आंसर हो जाएगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द, याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अधीन ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हम पहले भी इसको अभी बता चुके हैं। CPCB was established under वाटर एक्ट 1974 में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो एस्टेब्लिश हुआ था वो वाटर एक्ट 1974 के अंडर एस्टेब्लिश हुआ था। Why is the Environmental Protection Act 1986 called an umbrella legislation? इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन 1986 के जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को क्यों बोलते हैं? तो देखिए, आप ऑप्शन पढ़िएगा तो जान जाइएगा। जहाँ वनली है वो तो कम से कम UPSC में नहीं होगा, तो C ऑप्शन ही बचता है। इट कवर्स ऑल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इज नोटिफाइड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। याद रखिएगा, EIA इज नोटिफाइड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ डेजर्ट्स। रामसर कन्वेंशन इज द रिलेटेड टू वेटलैंड। याद रखिएगा, वेटलैंड डे जो है वो 2 फेब को मनाया जाता है। रामसर एक इटली का शहर है। इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी ऑफ रामसर कन्वेंशन। देखिए 1982, हम उस टाइम भी आपको बोले थे वीडियो में, जो रामसर कन्वेंशन में इंडिया सिग्नेटरी हुआ था 1982 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइट्स, जो इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज को रेगुलेट करने के लिए कन्वेंशन ऑफ ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज होगा। वियना कन्वेंशन 1985 के एम्स था ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। विच एग्रीमेंट डील्स विद द फेज आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो सीधा आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी हम लोग तुरंत 2 मिनट पहले सारे क्वेश्चन को देखे हुए हैं, और वहां से देखिए सीधा है। मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 19। देखिए UNFCCC तो उस समय बना था रिवर समिट के बाद। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ UNEP। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गेन ग्लोबल रिकॉग्निशन एट द रिवर समिट। तो ये तो खैर लगता है कि ट्रू फॉल्स कर दिया है। तो सही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ग्लोबल रिकॉग्निशन हुआ वो रिवर समिट 1992 के बाद हुआ। UNFCCC का जो क्लाइमेट चेंज से है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो ट्रू है, जैसा इसका खुद जो फुल फॉर्म है वही सजेस्ट कर रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल में बाइंडिंग एग्रीमेंट था डेवलप्ड नेशन के लिए और डेवलपिंग के लिए नहीं था, इसीलिए इसको बोलिएगा कि कॉमन है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। जो डेवलप्ड नेशन है उसके लिए हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड था उसके मतलब कि जो उनका जो रोल था वो थोड़ा कम था। द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू बिलो 2 डिग्री से, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री ही रखना है। किगाली अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, किगाली अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है? फेज डाउन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है। किगाली अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू फेज डाउन ऑफ HFC। अ की फीचर ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या है? की फीचर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ना। की फीचर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। NGT का जो एस्टेब्लिशमेंट था 2010 में हुआ था। हम लोग अभी देख चुके हैं, GPSC का PYQ क्वेश्चन भी है। जो मेन ऑब्जेक्टिव था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वो स्पीडी डिस्पोजल ऑफ, डिस्पोजल का मतलब निष्पादन हुआ, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंटल केसेस के लिए था। देखिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट मतलब कि जो केस आ रहा है उसके मतलब कि तुरंत निष्पादन के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट 2010 में किया गया था। करेक्टली मैच है पूछ रहा है ना, तो वियना और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो वियना और मॉन्ट्रियल दोनों ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए है, तो मॉन्ट्रियल हो जाएगा ओजोन लेयर डिप्लीशन, ऑप्शन सी। देखिए 10 मिनट में हम लोग लगभग 15 जो इंटरनेशनल और नेशनल कमिटी है उसको देख चुके हैं। उसके आधार पर हम लोग अभी यहाँ पे 20 MCQ को भी देख लिए हैं।
तो इतना शॉर्ट पीरियड में और क्या खोज रहे हैं, 10 मिनट के वीडियो में अगर एक इतना करवा दे रहे हैं। और आप देखिएगा कि जो भी जीपीएससी 14 का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से अगर कोई कितना भी नंबर लाता तो कम से कम उसके 5-6 नंबर जरूर बूस्ट करेगा, जो प्ले लिस्ट बनाया हुआ है जीपीएससी 14 का, अगर कोई उतना फॉलो कर ले सिर्फ तो। और बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर 1 घंटा भी प्रयास करिएगा ना तो सारा वीडियो को देखा जा सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं।